दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय का प्रैक्टिस सेट संख्या 15। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए सामान्य विज्ञान से है। आपको बताना है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है। ऑप्शन है आपके माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। आप जानते हैं कि फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है और इस प्रकार फल शर्करा मुख्यतः जो है ये फलों में पाई जाती है और फ्रक्टोज एक मोनोसैकराइड होता है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है, जिसको कि फल शर्करा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व जरूरी होता है और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वाइटर हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल देखिए अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। ऑप्शन देख लीजिए, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। देखिए अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है और ये अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक या जेनेटिक रोग नहीं है? आपको बताना है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या बाणांधता। तो सही उत्तर है रतौंधी। दोस्तों रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अधिस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशागत रोग है। लेकिन रतौंधी जो है ये आनुवांशिक या वंशागत लक्षणों वाला रोग नहीं है, क्योंकि ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। विटामिन B12 ये प्रति अरक्तता कारक सही है। विटामिन C प्रति अस्कर्वी कारक सही है। विटामिन D बंध्यता रोधी कारक ये आपका सही सुमेलित नहीं है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक ये आपका सही सुमेलित है। देखिए दोस्तों विटामिन E को बंध्यता रोधी कारक कहा जाता है, विटामिन D को नहीं। तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो ये जो सही सुमेलित युग्म नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक नहीं बल्कि विटामिन ई जो है ये बंध्यता रोधी कारक में शामिल है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपके आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो सही उत्तर है दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का महत्वपूर्ण कारक या मुख्य कारक प्राकृतिक आवासीय विनाश है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और औद्योगिक उत्पादन और नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवासों का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट। तो सही उत्तर है पौधे दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। और नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से संयुक्त बने हुए यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट के द्वारा करते हैं।
तो सही उत्तर है पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो आप जानते हैं दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे और 7 सितंबर 1931, देखिए 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो आप जानते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू, देखिए नेहरू रिपोर्ट सही सुमेलित है। मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आंदोलन सही सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही सुमेलित है। ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं, बल्कि इसके लिए खिलाफत कमेटी में जो गठित की गई थी उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। फिर भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्य रूप से अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। एम मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से वो दूर रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था, वो थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा आपके कावेरी नदी को कहा जाता है, लेकिन गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है और गोदावरी को दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य से प्राप्त होता है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है और इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। अगला प्रश्न आसान सा है, श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सभी दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन देखिए, कपास, गन्ना, जटरोपा या आलू। तो सही उत्तर है जटरोपा या रतनजोत। दोस्तों, जटरोपा या रतनजोत ये बायोडीजल की फसल है। जटरोपा पुष्पी पादपों की एक प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है और ये ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है और जटरोपा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग करने के लिए बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चिपको आंदोलन दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उत्तराखंड में 70 के दशक में ये आंदोलन चलाया गया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। दोस्तों, गौरा देवी और हेमवती नंदन बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ताओं में शामिल थे।
अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष में आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऐसे याद रखिए 72 वन्य जीव। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस तो दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि 1987 में इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सौर सेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सौर सेल। सौर सेल या सोलर एनर्जी दोस्तों ये फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और ये ऊर्जा का सर्वोत्तम स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण और प्रदूषण जरूर करती है। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, देखिए CH4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन का फुल फॉर्म है। तो देखिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें हैं। ये ऐसी गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल रूप से संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियां जैसे 9, 10, 11 और 12 विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है और आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको RTI कहा जाता है, ये कौन सा इसके संबंध में सही है। तो सही उत्तर है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ये जो अधिनियम है RTI एक्ट 2005 के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है किसके संबंध में। तो सही उत्तर है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायतों के संगठन और उसे अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित समिति नहीं है। ऑप्शन देखिए सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग।
तो सही उत्तर है दोस्तों कौन सा, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन है 1998 में चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन में सुझाव देने के लिए किया गया था और इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता को विशेष अध्ययन करना था। दोस्तों सरकारिया आयोग, राजमन्नार कमेटी और पुंछी आयोग ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित हैं, जबकि इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग के स्थान पर एक नया नीति आयोग स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए इसको मैं स्टार कर रहा हूँ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों सही उत्तर है 2008 में। और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया था और 30 दिसंबर, डेट याद रखिए, 30 दिसंबर 2008 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका जनगणना से है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है, केरल में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या फिर गुजरात में। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर है। उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता दर है 67.7% है, जहां पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2% है। यहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में 20.1% का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो सही उत्तर है 25 जनवरी को। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 25 जनवरी 2011, देखिए 25 जनवरी 2011 से प्रतिवर्ष भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, तो सही उत्तर है शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया, जिसका केंद्र बदायूं बना। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो याद रखिए महबूब ए इलाही के नाम से शेख निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसके प्रथम संपादक पूछ रहा है तो ये थे मनसुख लाल नजर। दोस्तों इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और ये नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। ये पत्रिका जो इंडियन ओपिनियन है ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो सही उत्तर है दोस्तों
28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नोमैडलैंड फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल में ही सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ था? तो ये था 2-3 दिसंबर 2020 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारत को यूएनडीपी द्वारा एचडीआई में कौन सा स्थान है? तो ये 131वां स्थान भारत को मिला है, जिसका मूल्य 0.645 दोस्तों 0.645 जो है मूल्य के स्थान एचडीआई मूल्य के साथ भारत का स्थान इसमें 131वां है। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो उत्तर है दोस्तों 11% इसमें माना गया था। और अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 2021 को किस देश में लालंदर शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों 9 फरवरी 2021 को भारत ने अफगानिस्तान के साथ लालंदर यानी शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 का जो मुख्य विषय है वेटलैंड एंड वाटर यानी आर्द्रभूमि और जल था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या या संख्या युग्मों को चुनना है आपको। 11 का 13 31 तो 12 का कितना होगा? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार 11 का क्यूब यानी 11 गुणे 11 गुणे 11 जब आप करेंगे तो ये 13 31 इसका मान आ जाएगा। उसी प्रकार आपको 12 का क्यूब करना है तो 12 के क्यूब हो जाएगा 17 28। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 17 28 विकल्प में जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? तो सही उत्तर है चूहा, कुत्ता, नेवला, शेर और सांप में केवल कुत्ता पालतू पशु है, जिसे प्रश्न में नेवला कहा गया है। तो सही उत्तर है कौन सा? जो है प्रश्न संख्या 43 का ए हो जाएगा नेवला। तो यहाँ पर देखिए कुत्ते को नेवला तो पालतू पशु के रूप में नेवला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है आपको। 1 -2 माइनस और जो है कोष्टक में -3 और 5। तो इसमें से आपको विषम संख्या चुनना है, कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जो -2 है ये आपका निगेटिव मान रखने वाला है, 1 पॉजिटिव है, माइनस और कोष्ट में -3 ये भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, यानी ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। केवल -2 ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ये विषम संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है। यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए हाउस में 2 बढ़ाइए, H को F हो जाएगा 2 बढ़ाने में, O में 2 बढ़ाएंगे तो दोस्तों HOUSE। तो देखिए यहाँ पर पहले -2 है, H में से 2 घटाएंगे तो F हो जाएगा और O में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों O में 2 जोड़ रहे हैं यहाँ पर तो जो है हाउस को FQSUS यानी FQSUC हो गया है। चेयर में पहले -2 घटाएंगे तो A पहले हो जाएगा, चेयर में से 2 घटाएंगे तो A हो जाएगा, C में से 2 घटाएंगे A हो गया, H में 2 जोड़ देंगे HIJ हो जाएगा, फिर A में से 2 घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो Z और Y आ जाएगा। तो ये देखिए और देखिए आई में जो
आई में आपको 2 जोड़ना है दोस्तों। आई में आई जे के हो जाएगा और देखिए आर में से 2 घटा देंगे तो पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। AJYKP ये आपका चेयर का सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, रीजनिंग से ही संबंधित है। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है और उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमल का जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले और 22 अप्रैल के बाद यानी 23 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? गत परसों का मतलब ये है कि दोस्तों गत परसों बृहस्पतिवार था, तो परसों बृहस्पति, शुक्र और शनि, देखिए थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आज का दिन शनिवार हो जाएगा। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो आज का दिन शनिवार हो जाएगा। रविवार कौन होगा? तो आगामी कल। तो 47 का सही उत्तर है आगामी कल का दिन संडे हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आसान से प्रश्न है, आप इनका आसानी से उत्तर दे सकेंगे। अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है और देखिए विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष में ये है कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, निष्कर्ष 1, और 2 है राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, क्योंकि भारतीय संग्रहालय ऐतिहासिक संपत्ति है इसलिए इसका संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। केवल निष्कर्ष 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन हैं जिन्हें दृढ़ कथन ए और कारण आर बताया गया है। दृढ़ कथन ए है कि पठन वैकल्य या जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है एक मनोवैज्ञानिक विकार है। कारण है कि यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया जो है एक अधिगम विकलांगता है, यानी याद करने में समस्या वाला रोग है, जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से बाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। और ये रोग विटामिन की कमी के कारण नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक विकार है। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जूनियर हाई स्कूल जो है प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अनिवार्य प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका अंतिम प्रश्न है 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शुभारंभ या शिलान्यास किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी और इसके साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन किया है। 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा का ऐतिहासिक कल्पित था। मीरात ए मसूदी के अनुसार महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के राजा थे। तो सही उत्तर है दोस्तों बहराइच में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य विषय सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रश्न कठिन लगे उनको आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।